दुनिया में बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं, लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में और अभी जो सोनम और राजा रघुवंशी जिसकी कहानी अभी पुरानी भी नहीं हुई, जहन से गई भी नहीं है, इन दोनों कहानियों में कितनी सिमिलरिटी है, कितना इत्तेफाक है, मैं खुद हैरान हूँ, दंग हूँ। इंदौर की सोनम और इंदौर का राजा रघुवंशी, बस यहाँ जगह अलग है। ये जगह है तेलंगाना का कुरनूल इलाका, और कुरनूल के ऐश्वर्या और तेजेश्वर। राजा रघुवंशी और सोनम का रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में, और कुरनूल की ऐश्वर्या और तेजेश्वर का रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में। राजा और सोनम की शादी तय होती है 11 मई के लिए। तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी तय होती है 18 मई के लिए। राजा की लाश मिलती है 2 जून को और तेजेश्वर की लाश मिलती है 17 जून को। तो आप महीना देखें, तारीख देखें, शादी, रिश्ता, मौत, कितनी सारी सिमिलरिटी। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मोटिव है वो भी लगभग सेम। बीच बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगभग एकदम इत्तेफाक है कि एक ही जैसी है। शादी के बाद सोनम राजा से दूर दूर रहती और अपने प्रेमी राज कुशवाहा से फोन पर घंटों बात करती। यहाँ सेम ऐश्वर्या के साथ शादी हो गई, लेकिन जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया तो पता लगा 2000 कॉल तो उसने शादी के बाद सिर्फ अपने चाहने वाले को किया, मतलब राज को। तो कितनी सिमिलरिटी। बस इस पूरी कहानी में सिर्फ एक फर्क है, वो आगे बताऊंगा। आज की जो कहानी है, जो सोनम और राजा की कहानी को याद दिलाती है, कहानी तेलंगाना के कुरनूल की है। कुरनूल में एक नौजवान रहा करता जिसका नाम तेजेश्वर। तेजेश्वर एक सरकारी नौकर जो लैंड को नापते हैं, मापते हैं, उसके लिए काम किया करता था। शादी की उम्र हो गई, घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू किया और उसी कुरनूल में रहती थी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के माँ बाप भी रिश्ता देख रहे थे। इधर उधर गांव वालों और बिरादरी के जरिए दोनों परिवार एक साथ मिलते हैं और फिर रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में। फरवरी में रिश्ता तय होता है। इसके बाद पंडित जी को कहा जाता है मुहूर्त निकालिए। अब मुहूर्त जो निकलता है वो है 18 मई का। अब सब कुछ शादी, सब कुछ फिक्स, लेकिन अचानक एक अजीब चीज होती है। 18 मई की शादी थी और 13 मई को ऐश्वर्या घर से गायब हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि ऐश्वर्या कहाँ गई और 5 दिन के बाद शादी है। अब घर वाले परेशान कि भाई ऐश्वर्या कहाँ गई। पूरे घर शादी का माहौल, तैयारी चल रही, रिश्तेदार आने शुरू हो गए और ऐश्वर्या का पता नहीं। अब गांव में बातें होने लगी कि ऐश्वर्या कहाँ गई, क्या शादी करना नहीं चाहती, उसके ज़िंदगी में कोई और है, क्या बात है, या कुछ दहेज का इशू है, शादी टूट गई है। जितनी मुंह उतनी बातें चल रही हैं और ऐश्वर्या का कुछ पता नहीं। घर वाले भी परेशान कि दुल्हन जो है वो गायब है। बात ससुराल तक पहुंची। अब ये हुआ क्या करें, कार्ड भी छप चुका है, शादी को पोस्टपोन करें, क्या करें। 13 मई को वो गायब थी। 13, 14, 15, 16 मई को अचानक ऐश्वर्या अपने घर पर टपक पड़ती है। जब वो आती है, घर वाले सांस देते हैं कि चलो बेटी लौट आई। मोहल्ले, घर वालों को, सबको, बाकी को पता चलता है। तो पूछताछ होती, भैया तुम कहाँ गए, क्या परेशानी थी। तब ऐश्वर्या अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताती है कि असल में मेरे माँ बाप परेशान थे और हमारी शादी जो हो रही थी जिस लड़के से, उन्होंने कुछ दहेज वहेज मांग ली। कहाँ इतना दहेज देते, इस वजह से मुझे लगा इस शादी को छोड़ दें, तोड़ दें, और मैं परेशान होकर चली गई। लेकिन फिर मैंने तेजेश्वर से बात की और सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं शादी करूंगी। उधर लड़के वाले तक भी खबर थी, वो भी आए कि भाई दुल्हन लौट आई है। तो उन्होंने उससे ही पूछताछ की। तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी से पहले मुलाकात हुई। उसने बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। उसने कहा नहीं, मुझसे गलती हो गई और मैं तुमसे ही शादी करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। तो अब दोनों तरफ से फिर से परिवार एक हो गए। 18 मई की शादी तय थी। 18 मई को शादी पूरी धूमधाम के साथ हुई। 18 मई को शादी हुई। अब विदा होकर ऐश्वर्या अपने ससुराल पहुंच गई, तेजेश्वर के पास। अब तेजेश्वर के पास पहुंचती है, फिर 1-2 दिन के लिए वापस लौटती है मायके, फिर चली जाती है ससुराल।
लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा, तेजेश्वर को अपनी बीवी ऐश्वर्या के मतलब जो हाव भाव हैं बड़े अजीब लगते हैं। वो उससे बात नहीं करती, कतराती है, उससे दूर दूर रहती है और हर वक्त फ़ोन पर रहती है। तेजेश्वर को लगा ये क्या बात है। वो देखती दिन घंटों घंटों किसी से फ़ोन पर बात करती। तेजेश्वर ने अपने माँ बाप से भी शिकायत की, सेम राजा रघुवंशी ने भी की थी कि मुझसे बात नहीं करती, सोनम फ़ोन पर लगी रहती है। माँ बाप ने भी वैसे ही समझाया जैसे सोनम के केस में समझाया। नया नया माहौल है, नई जगह आई है, थोड़े दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, तो बेटा कोई बात नहीं। तेजेश्वर भी सब्र करके रह गया, चलो धीरे धीरे बदलेगा तो ये भी बदल जाएगी। अब वक्त बीतने लगा, लेकिन ऐश्वर्या तेजेश्वर के करीब नहीं गई, बल्कि वो अपना वक्त फ़ोन के साथ ही बिताती रहती। 18 मई की शादी हुई, अब लगभग महीना होने वाला है। 17 जून की तारीख आ गई। अब 17 जून की जो तारीख आई, उससे पहले आपको याद है कि 2 जून के बाद 3 जून को पूरे देश में सोनम और राजा की कहानी फैल चुकी थी, क्योंकि राजा रघुवंशी की लाश मेघालय से बरामद हो चुकी थी और एक शादी के इतने कम वक्त के बाद एक दुल्हन ने अपने दूल्हे को मार डाला। ये खबर हर एक को बेचैन कर रहा था। तो ये खबर पूरे देश में थी, हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया, साउथ में भी थी। तो ये उस वक्त की कहानी है जब राजा के कत्ल की कहानी और सोनम की बेवफाई की कहानी मीडिया, सोशल मीडिया में तैर रही है, अखबारों में हेडलाइन है। और सेम उसी वक्त ये दूसरी कहानी चल रही है, ऐश्वर्या की और तेजेश्वर की। अब शादी को लगभग महीना होने वाला है, अभी भी ऐश्वर्या अपने पति तेजेश्वर के करीब नहीं गई, अभी भी वो बदली नहीं। पति परेशान, पता नहीं ऐश्वर्या को क्या हो गया, मेरे साथ खुश नहीं है। इसी दौरान 17 जून की तारीख आती है। 17 जून को तेजेश्वर के पास एक फ़ोन आता है। कहा जाता है कि एक ज़मीन की नपैया, यानी भाई लैंड का वो करता था चूँकि, तो मापने के लिए आपको कहीं चलना है। कुछ लोग आते हैं एक गाड़ी लेकर, तेजेश्वर अक्सर ऐसे जाया करता था, वो उनके साथ बैठ जाता है, चला जाता है घर से निकल कर। ये बात है 17 जून की। उस दिन जो तेजेश्वर घर से गया उस गाड़ी में बैठकर, उसके बाद फिर घर नहीं लौटा। अब पूरा 17 जून बीत गया, घर वाले परेशान, कभी ऐसा हुआ नहीं। रात बीती, वो लौटा नहीं, मोबाइल बंद। इधर उधर परेशान होने के बाद 18 जून को तेजेश्वर के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं कुरनूल में और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश कर रही है। इधर 17 जून की रात को ही कुरनूल से करीब 40 किलोमीटर दूर कुछ लोगों को एक सुनसान जगह पर एक लाश मिलती है। वो फौरन नज़दीकी पुलिस को खबर करते हैं। लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है, लाश बरामद करती है और मोर्चरी में भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए और केस दर्ज कर लेती है। क्योंकि लाश पे चाकुओं के निशान थे, तो उससे देखकर साफ लग रहा था कि कत्ल है। तब लाश को भेज दिया गया और लोकल पुलिस तफ्तीश कर रही है। इधर अगले दिन 18 तारीख को, 18 जून को तेजेश्वर के घर वाले पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं। अब लिखने के बाद 18 जून को पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करती है कि कोई गुमशुदगी, कोई लाश, कोई ऐसी चीज़ मिली लावारिस। तभी वो उस पुलिस स्टेशन से जब वो पूछते हैं तो पता चलता है कि हाँ साहब, एक लाश मिली है कल। और पुलिस के कान खड़े होते हैं कि 17 जून को ही वो गायब हुआ, 17 जून को ही लाश मिली। पुलिस की टीम फौरन उस थाने में पहुंचती है, फिर वहाँ से मोर्चरी में। जो हुलिया बताया था तेजेश्वर के घर वालों ने और जो कपड़े, इत्तेफाक से लाश ने वही कपड़े पहने थे। अब पुलिस की टीम फौरन तेजेश्वर के घर वालों को बुलाती है। तेजेश्वर के घर वाले आते हैं, लाश देखते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि वो लाश तेजेश्वर की ही थी। अब एक मिसिंग रिपोर्ट एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। अब पुलिस तफ्तीश करती है, पता करती है। क्योंकि उसका काम ऐसा था ज़मीन मापने का सरकारी, तो कई लोग उसमें कहते थे थोड़ी बेईमानी करो, तो कई दुश्मन भी थे। घर वालों ने कहा कई बार इस तरह की चीज़ें हुई, धमकी हुई, लेकिन उनके बेटे को इसलिए कोई मारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक एंगल हो सकता है। अब पुलिस उस हिसाब से तफ्तीश करना शुरू करती है। इसी बीच में पुलिस तेजेश्वर के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है, पूरा छान लेती है, कुछ नहीं मिला। इसके बाद घर वालों से पूछती है कोई दुश्मनी, घर वाले भी कहते हैं कुछ नहीं। तभी पुलिस को अचानक पता चलता है कि तेजेश्वर की महीने भर पहले शादी हुई थी। अब चूंकि वो पुलिस मध्य प्रदेश की हो या साउथ इंडिया के किसी स्टेट की हो, राजा और सोनम की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो कुरनूल पुलिस को भी ये कहानी मालूम थी। अब अचानक कुरनूल पुलिस को लगा कि इन दोनों की भी शादी सिर्फ महीने भर पहले हुई, तो कहीं कुछ सोनम जैसा ही एंगल तो नहीं है।
जैसे ही ये ख्याल पुलिस के जहन में आया, पुलिस ने फौरन अब इसके तेजेश्वर के बाद के नंबर जो उनके पास थे उसकी CDR निकालने का फैसला किया। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो पुलिस दंग रह गई। उसने देखा कि ने पिछले 1 महीने में, खासतौर पर शादी के बाद जब से वो ससुराल आई है, एक नंबर पर लगातार बात कर रही है और वो बात का ड्यूरेशन काफ़ी है। और सबसे अजीब बात ये थी कि इन 1 महीने में जब नई एक नवीली दुल्हन ससुराल पहुंची हो, वो अपने माँ बाप भाई बहन की बजाय किसी और शख्स से बात कर रही हो, और वो भी घंटों। इन 1 महीने में, 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, 1 दिन बाकी था भी, क्योंकि 18 मई को शादी हुई और 17 जून को ही तेजेश्वर गायब हो गया था। 2000 कॉल थे उस नंबर पे, 2000 कॉल, और घंटों में थे। अब पुलिस को डाउट हुआ कि ये क्या बात है कि एक दुल्हन ससुराल में अपने पति और सास ससुर के अलावा किसी और से इतनी लंबी बातें कर रही है। जब उस नंबर को खंगाला गया तो पता चला कि वो नंबर एक शख्स का है जो एक बैंक में एम्प्लॉय है। अब पुलिस ने फिर तेजेश्वर के घर वालों से पूछताछ शुरू की कि शादी कैसे हुई, ऐश्वर्या को आप कितना जानते हैं, शादी के बाद आपने क्या परिवर्तन देखा। अब घर वाले छोटी छोटी चीज़ें याद करके बताना शुरू करते हैं और उनके भी दिमाग में ये बात बैठ गई है, क्योंकि वो भी सोनम और राजा की कहानी को जानते थे। उन्होंने कहा, बार बार हमारा बेटा तेजेश्वर कहता था कि जो बहू है बहुत कटी कटी सी रहती है, पास नहीं आती है और घंटों फ़ोन पे ही रहती है। आई तो वो ससुराल विदा होकर, लेकिन कभी ससुराल को अपनाया नहीं, तो हमें भी कुछ शक है। अब वो 2000 कॉल, घंटों बातें, एक बैंक एम्प्लॉई, और शादी के दिन, शादी के अगले दिन, विदाई के दिन, ससुराल पहुंचने के दिन से लेकर लगातार जिस दिन तेजेश्वर गायब हुआ उस दिन भी कई कॉल। पुलिस को शक हुआ। अब पुलिस ने ऐश्वर्या को थाने बुलाया और उससे पूछताछ की। जब उससे पूछताछ खत्म हुई, उसके बाद पुलिस की टीम ऐश्वर्या के घर जाती है। ऐश्वर्या की अब माँ को उठाती है, यानी तेजेश्वर की मदर इन लॉ सास, उन्हें थाने लाती, उनसे पूछताछ करती है। और थोड़ी देर के बाद पुलिस ऐलान करती है कि तेजेश्वर के कत्ल के इल्ज़ाम में उसने तेजेश्वर की नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या और उसकी माँ यानी तेजेश्वर की सास दोनों को गिरफ्तार किया। अब ये सुनकर हर कोई दंग। सोनम के केस में चलो सोनम ने किया था, बट यहाँ ऐश्वर्या की माँ कैसे कत्ल में शामिल हो सकती है। उधर पुलिस की एक टीम गई उस बैंक एम्प्लॉय को ढूंढने, पर इत्तेफाक से उसे तब तक पता चल चुका था कि ऐश्वर्या और उसकी मां पुलिस स्टेशन में, वो गायब हो गया। अब पुलिस ने जो उन दोनों से कहानी सुनी, तो उस कहानी को सुनने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो ये थी। वो जो बैंक एम्प्लॉय है, ऐश्वर्या की मां के साथ असल में उसका अफेयर था और लंबे वक्त से। धीरे धीरे वक्त बीता, वो दोनों छुप छुप कर मिलते भी थे। अब वक्त बीता तो एक वक्त ऐसा आया, अब जब माँ के साथ साथ उस बैंक एम्प्लॉय का ऐश्वर्या के साथ भी अफेयर शुरू हो गया। यानी एक साथ वो माँ से भी प्यार कर रहा था और उसकी बेटी से भी। अब ये सिलसिला चलता रहा और सब कुछ बेरोक टोक नॉर्मल, किसी को पता नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब माँ बेटी दोनों को इस बात का पता चल गया कि वो दोनों ही उस लड़के से प्यार करते हैं। फिर भी दोनों ने समझौता किया, खामोश रहे, फिर भी सब ठीक चलता रहा। अब ये आया कि ऐश्वर्या की शादी के लिए समाज, बिरादरी, रिश्तेदारों की तरफ से दबाव था, तो लड़का भी देखना है। फिर ये भी एहसास था कि शादी उस बैंक एम्प्लॉय से तो होगी नहीं, क्योंकि माँ का भी प्रेमी है, बेटी का भी प्रेमी है। शादी के बाद फिर वो दामाद बन जाता है रिश्ते में, तो क्या किया जाए। तो बीच का हल ये निकाला कि चलो ऐश्वर्या की कहीं और शादी कर देते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। माँ बेटी दोनों की मर्जी थी, शादी हो गई। लेकिन शादी से ऐन पहले ऐश्वर्या जो 5 दिन के लिए भागी 13 मई को, उसका ये था कि वो शादी उसी से करेगी, बैंक एम्प्लॉय से। वो उसके पास पहुंची, उसने समझाया कि देखो मैं नहीं कर सकता, और तुम अगर शादी कर लेती हो तो वो आदमी ठीक ठाक है, पैसे वाला है, तो कल को उसके पैसे से भी हम लोग ऐश कर सकते हैं। तो तुम शादी करो और शादी के बाद हम लोग उसे मार देंगे। मारने के बाद तुम उसकी बेवा होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी की वारिस होगी, जो कैश होंगे वो भी पैसे मिलेंगे, फिर हम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चलेगी।
ऐश्वर्या को यह आइडिया पसंद आया। इसी के बाद वो घर लौट आई 16 मई को, शादी से 2 दिन पहले, और 18 मई को उसने शादी कर ली। अब शादी तो हो गई, लेकिन ऐश्वर्या को रहना नहीं था। उसने अपनी माँ से साफ साफ कहा। माँ ने कहा ठीक है। अब वो प्रेमी, जो माँ बेटी का एक ही प्रेमी, उसने माँ को भी यही समझाया। माँ ने कहा ये अच्छी बात है, तो उसको रास्ते से हटाते हैं, पैसे भी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार ये सब दबाव भी नहीं डालेंगे ऐश्वर्या पर फिर कि फिर से शादी करो, क्योंकि वो तब तक विडो हो जाएगी। इसी प्लान के तहत माँ बेटी राजी, शादी हो गई। लेकिन ऐश्वर्या लगातार अपने प्रेमी के ही टच में, पति के करीब जाती नहीं। फिर तारीख आई 17 जून। 17 जून को प्लान हुआ। उस बैंक एम्प्लॉई ने ऐश्वर्या को फ़ोन किया कि आज सुपारी किलर के ज़रिए उससे मारना है। उसके बाद उसने अपने ड्राइवर को कुछ सुपारी किलर के साथ गाड़ी में भेजा ऐश्वर्या के घर कि एक ज़मीन की माप करनी है, नपाई करनी है। तेजेश्वर इस साजिश से अनजान उस गाड़ी में बैठ गया। वो लोग उसे ले गए। 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने गाड़ी के अंदर ही तेज धार चाकू से उस पर हमला किया, जैसे राजा रघुवंशी को तेज धार हथियार से मारा गया, लेकिन खाई के पास, इसे गाड़ी में। और जब उन्हें यकीन हो गया कि यह मर चुका है, तो रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर उसकी बॉडी फेंक दी। फेंकने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। अब इधर जब मौत की अगले दिन खबर आई, तो ऐश्वर्या की अपनी एक्टिंग शुरू। शादी के महीने भर, एक दिन बाकी था, महीने भर के अंदर विधवा हो गई। लोगों की हमदर्दी, घर वालों की हमदर्दी, और सभी अफसोस कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी कई ऐसे लोग थे जिनके जहन में सोनम और राजा की कहानी चल रही थी, और उसमें एक पुलिस भी थी। और आखिरकार ये सच्चाई सामने आ गई। प्रेमी फरार है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई जगह दबिश डाल रही है। लेकिन कैसे एक केस जो जहन में रहता है वो दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद पहुंचाता है, ये एग्जाम्पल है। और कितनी सिमिलरिटी जो मैंने आपको शुरू में बताई, चाहे वो महीना हो फरवरी का जब रिश्ता तय हुआ, चाहे वो महीना हो शादी का, मई का महीना, 11 मई सोनम की शादी, 18 मई ऐश्वर्या की शादी, 2 जून उसकी मौत, हालांकि कत्ल राजा के 23 मई को हुआ था, लेकिन 2 जून लाश बरामदगी, 17 जून तेजेश्वर का कत्ल, और सब कुछ इसी बीच में जब ये कहानियां चल रही हैं हर तरफ, तो इंसान फिर वही वाली बात आ जाती है, घूम फिर कर क्या क्या सोचता है, कैसे बचना है, क्या करना है, शादी के बाद उसे मारना है, फिर उसकी दौलत पर ऐश करना है। लेकिन यहाँ रिश्तों का भी एक वो देखिए कि माँ बेटी को एक ही शख्स से प्यार, और दोनों उसी के साथ रहना चाहते हैं, और ज़माने को पता ना चले इसलिए बेटी की शादी भी करनी है, लेकिन शादी के बाद फिर पति का कत्ल कर वापस भी आना है, और इस रिश्ते को ज़माने से छुपा कर दोनों यूं ही आगे भी कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए माँ बेटी दोनों को गिरफ्तार किया गया। यानी तेजेश्वर का कत्ल उसकी अपनी पत्नी और उसकी अपनी सास, इन दोनों ने मिलकर कराया। किससे? ऐश्वर्या और ऐश्वर्या की माँ के प्रेमी की मदद से। रिश्तों के इस जुर्म में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ जब भी इन चीज़ों के बारे में सुनिए, देखिए, सोचिए, फ़ौरन आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अच्छी तरीके से ठोक पीट कर और तब भरोसा कीजिए। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई, अलग अलग टॉपिक पे, क्राइम के इर्द गिर्द थी। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, एक तरह से एक फिल्म भी है। आज की कहानी में मैं आपको वीडियो के जरिए भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो एक तरह से जब वीडियो को इस कहानी का पार्ट बनाऊंगा तो एक फिल्म हो गई, और कमाल की फिल्म है ये। मतलब आप मेरी बात छोड़िए, मेरी बात पर यकीन भी मत कीजिए। जब आप ये पूरी कहानी सुन लेंगे और इस पूरे तमाम पिक्चर को, वीडियो को आप देख लेंगे, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मन में गुदगुदी हुई, मुस्कुराया या कुछ और था, क्या बात थी, बताइएगा ज़रूर। बहुत सारी इनकाउंटर की कहानियाँ आपको सुनाई हैं। अब अगर खुद ही कोई पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो उसे क्या कहेंगे। आज की कहानी के बीच बीच में पार्ट में जो मैं बताऊंगा वो बाकायदा वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगा, ताकि आप खुद तय करें कि यह है क्या। ये कहानी एक इनकाउंटर की है, एक ऐसा इनकाउंटर जिसमें एक साथ
तीन अपराधियों के पैरों में गोली लगती है, 2 के राइट पैर में और 1 के लेफ्ट में। जो लोकेशन है ये पूरी फिल्म का, फिल्म कह रहा हूं लेकिन असली कहानी है, यह है यूपी के वाराणसी का एक देहाती इलाका, एक गांव का इलाका, सुनसान। अमूमन एनकाउंटर सुनसान जगह पर ही होती है। अब इस सुनसान जगह पर एनकाउंटर हो चुका है। एनकाउंटर की फिल्म शूट नहीं हो रही है, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि लाइव एनकाउंटर कौन शूट करेगा। तो यहां ये फिल्म शुरू होती है आफ्टर एनकाउंटर। एनकाउंटर हो चुका है और अब ये फिल्म शुरू होगी। लेकिन इस फिल्म के शुरू करने से पहले, राइट कैमरा एक्शन बोलने से पहले, जो इस फिल्म के मेन 3 कैरेक्टर हैं, 3 किरदार हैं, 3 क्रिमिनल हैं, उन्हें उनकी लोकेशन बताई जाती है कि आप कहाँ पे होगे, आप कैसे होगे, आप कैसे लेटे होगे, आपके आसपास में क्या सामान होगा। सब कुछ हो गया। अब पुलिस वाले आते हैं। अब चूंकि एक्शन फिल्म है, एनकाउंटर का है, तो बाकायदा एक पुलिस वाले भाई साहब, उनके हाथ में पिस्टल है। अब वो पिस्टल के साथ वो भी रेडी हैं, तीनों कैरेक्टर भी रेडी हैं। ये याद रखिएगा दिमाग में कि इनकाउंटर हो चुका है थोड़ी देर पहले, बट वो फिल्म में कहीं कैद नहीं, किसी कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं है। ये फिल्म शुरू ही होती है आफ्टर एनकाउंटर। तो अब सब कुछ हो गया। वाराणसी का ये सुनसान इलाका है, लाइट कैमरा एक्शन बोला जाता है और इस फिल्म में एक आवाज आती है, ओके। शायद ये आवाज कैमरामैन की थी जो कैमरे के पीछे था। तो जैसे ही वो ओके बोलता है, उस लोकेशन पर मौजूद तमाम असली पुलिस वाले अब वो हरकत में आते हैं। एक्शन बोलते ही वो अब एक्शन मूड में आ जाते हैं। और इसके बाद जो शायद तीनों कैरेक्टर को पहले से ही डायलॉग दिया गया होगा, वो बिल्कुल रटा रटाया डायलॉग, सवाल ही नहीं है वो दूसरा टेक दें, सिंगल टेक में उन्हें सीन देना है। तो अब इस फिल्म की पहली लोकेशन, पहला कैरेक्टर और पहला शूट शुरू होता है। और जब ये शुरू होता है तो इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक शख्स जमीन पर पड़ा है। जमीन पर पड़ा है, उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे एक कपड़ा है, बंधा हुआ है। ये बता रहा है कि उसके पैर में गोली लगी है। उसके राइट साइड में एक बैग पड़ा हुआ है और ये शख्स जमीन पर आराम से लेटा हुआ है। चारों तरफ पुलिस है, पैर में गोली लगी हुई है, पैर पे कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन भाई आराम से लेटा हुआ है। कैमरामैन की आवाज आती ओके, और उसके बाद एक्शन शुरू हो जाता है। अब ओके के बाद क्या होता है, पहले आप ये सुन लीजिए। ओके, क्या नाम है? हाँ? पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजनंद। तलाशी लीजिए। ये बैग किसका है? बैग निकालो, बैग 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 चेक करो। बैग है, यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आइए, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है, ये कहाँ का सामान है? ये सब मंदिर का सामान है। सब किसके मंदिर का? महंत जी का। कौन महंत जी? दिसंबर नाथ मिश्रा का। वहाँ तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया था, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक, बाहर निकालो, बाहर निकालो सामान। चलिए सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है? हाँ, और एक और बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। तो हुआ यह कि एक्शन बोला गया, ओके बोला गया, वो बंदा लेटा हुआ और पुलिस वाले ने कहा कि चलो उठाओ। वो खड़ा हुआ, बल्कि बैठा पहले। उसके बाद पूछा गया ये बैग, अब मासूमियत देखिए हमारे पुलिस वालों की, उसके पास बैग पड़ा हुआ है, एनकाउंटर हो चुका है, पुलिस वालों ने अभी तक बैग को हाथ नहीं लगाया। कहते हैं बैग लाओ, और उसी जो जख्मी पैर, उन दोनों पैर के बीच में उस बैग को रखा जाता है और कहा जाता है उसी से फिर मासूमियत देखिए बैग खोलो। वही क्रिमिनल बैग खोल रहा है और बड़े करीने और सलीके से उस बैग के खुलते उसमें से एक पॉलिथीन बाहर आता है और उसमें वो चोरी का माल था जो उसने चुराया। और बाकायदा पुलिस पूछ रहा, नाम बाप के नाम से कहानी शुरू होती है। फिर ये कि ये क्या है, कहाँ चोरी की, कौन सा माल है, वो बताता है ये मेरे हिस्से का माल है। तो यहाँ तक आपने देख ली। अब अभी भी वो लेट कर बैठा हुआ है। ये पहला सीन खत्म हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा सीन शुरू होता है। दूसरा सीन ये है कि ये लेट कर जो बैठा था, अब इसको उठाना है और खड़ा करने के बाद अब इसकी जामा तलाशी लेनी है। जामा तलाशी मतलब उसके बॉडी की पूरी तलाशी, उसके कपड़ों की तलाशी, जेब की तलाशी, और इसके बाद अब तलाशी शुरू होती है। अब जब ये तलाशी शुरू होती है तो ये सीन शुरू होता है। तो अब वो खड़ा हुआ और अब उसकी तलाशी ली जा रही है। अब ये दूसरा सीन देखिए।
इनकी जमा तलाशी लीजिए, निकालो इनकी जेब से, जमा तलाशी लीजिए। उधर दिखाओ उधर मोबाइल में। ये फोन राउंड भी है, एक राउंड है, ठीक है। ठीक है, डाल लीजिए। मैं नहीं फिर कब्जा पुलिस लीजिए, इसको एनवेलप है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं पैकेट? इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए, ठीक है, ठीक है। 2 लोग इनको जो है इनको हिरासत में पन्नी में डाल दीजिए, पन्नी में डालिए, पन्नी में डालिए। तो अब जामा तलाशी भी पूरी हो गई इस पहले कैरेक्टर पहले शख्स की। बस एक बात नोट कीजिएगा, आगे आपके काम आएगा, कि जब जामा तलाशी हुई तो उसके जेब से मोबाइल निकला, पर्स, पैसे, सोने की एक चेन थी, और एक आखिर में आपने आवाज़ सुनी होगी, एक राउंड मिला है। राउंड में एक गोली, एक कारतूस। तो उसकी जेब से, एक दाईं जेब से एक कारतूस भी बरामद हुआ। अब ये सब हो गया, उसके बाद उससे कहा गया कि भाई चलो अब इसको 2 लोग ले जाओ, अब ये जब्त हो गया, जमा हो गया, मतलब अब वो अरेस्ट हो गया, अब उसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, थाने ले जाओ, आगे जहां भी ले जाओ। तो इसी के साथ पहला सीन कंप्लीट हो गया। अब पहले कैरेक्टर के साथ शूटिंग लोकेशन पर अब ये शख्स पुलिस के हवाले और वहां से चला जाता है। अब पूरा इस कैरेक्टर का क्या मजाल जो एक बार भी रीटेक दे, इसने पूरे डायलॉग सब कुछ अच्छे से बोला, पुलिस वाले ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, सारी तलाशी ली, गोली तक जेब से बरामद कर दी, हालांकि हथियार उसके पास से नहीं था लेकिन गोली मिल गई है। अब बैग भी वहीं पे है, बैग भी, सामान भी मिल गया चोरी का। अब इसका काम खत्म, इस कैरेक्टर का रोल इतना ही था इस फिल्म में। अब वो बाहर हो गया कैमरे से भी और सीन से भी। अब लोकेशन चेंज होनी है, दूसरे सीन को फिल्माना है, कैमरामैन फिर से तैयार होता है। लोकेशन दूसरी जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस जगह से जहाँ पे पहली शूटिंग हुई बस उसके बराबर में ही। तो अब कैमरे का रुख दूसरी तरफ होता है। अब कमाल ये है कि जो दूसरा कैरेक्टर है पहले वाले से लगता है कि ज़्यादा बेहतर अदाकार है। चारों तरफ पुलिस वाले हैं, उसके भी पैर में गोली लगी हुई है, दाहिने पैर में कपड़ा बंधा हुआ है, आराम से अपना हाथ सर के नीचे रखकर बेफिक्र लेटा हुआ है। अब पुलिस वाले उसकी तरफ रुख करते हैं, कैमरा ऑन होता है, फिर वही नाम और बाप के नाम से बातचीत शुरू होती है। अब ये एक्शन रोल शुरू हो चुका है। अब ये सीन देखिए। नजदीक ले आओ। और क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? इन लोग के साथ में थे। क्या ये तुम्हारा बैग है? खोलो इसको, निकाल दीजिए, लाओ। खोलो, बैग खोलो, ये खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो, ये क्या है ये? खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महान जी के यहाँ। किसके यहाँ? महान नाम बताओ महान जी का। जी हम स्टाफ थे वहाँ, हाँ? महान जी के यहाँ महान जी के यहाँ स्टाफ थे, जी तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? हैं? कितना दिन हो गया? 1-2 दिन हो गया। ठीक है, जामा तलाशी लीजिए इनका। खड़ा करो, जमा खोलो। तो ये भी अब लेटने के बाद बैठ चुका है। अभी एक सीन इसका और बाकी है क्योंकि उसको खड़ा होना है, अभी इसके बाद जामा तलाशी ले जानी है। लेकिन आपने ये देखा कि ये भी लेटा हुआ है, इसके भी बराबर में एक बैग रखा हुआ है। मासूम पुलिस वाले अब तक बैग खोले नहीं है, उसी से कहते हैं खोलो। बैग खुलता है, उसके अंदर से फिर एक वैसे ही लगभग पॉलीथिन निकलता है और उसके अंदर से चोरी का माल निकलता है, गहने वहने। तो पहले सीन और इस सीन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, कैरेक्टर अलग था, कहानी और डायलॉग लगभग एक जैसे थे। तो अब ये दूसरा सीन खत्म हो गया, यहां से भी इस चोर के पास से चोरी का माल बरामद हो गया। अब वो लेटने के बाद से बैठ चुका था, अब बारी थी उसे खड़ा करने की। 2 पुलिस वाले मदद करते हैं, फिर उसको खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद अब जामा तलाशी लेने की बारी थी, मतलब उसके जेबों की तलाशी लेनी थी। अब उसे खड़ा किया गया, अब जामा तलाशी ली जा रही है। ये सीन देखिए। जेब तलाश, जेब निकाली। हाँ, सबका निकालो ना, कुर्दी में हो। दिखाइए इसको, नजदीक से लो जरा। चलो पैसे ठीक है, वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। ये वाला जेब निकालो ना, खोल, इसमें से क्या है? हटा लो, मोबाइल है इसका। मोबाइल कब्जा पुलिस लो। लीजिए आप, और देखिए क्या है। ये जिंदा कारतूस, ठीक है, चलिए इसको जो कब्जा पुलिस लीजिए, आइए। तो जामा तलाशी वाली सीन आपने देखी। इसमें एक जगह पे डायरेक्टर यानी जो सीनियर पुलिस अफसर है उसकी आवाज आती है। जब वो जेब की तलाशी ले रहा तो कहता है, अरे ठीक से जेब देखो। अब जैसे ही वो कहते हैं, ये डायलॉग मारते हैं,
बल्कि वो डायलॉग एग्जैक्ट ये था कि ई वाला जेब निकालो ना, खोलो इसमें क्या है। जैसे ही डायरेक्टर साहब बोलते हैं, यानी वो पुलिस अफसर, तो जो सिपाही जेब की तलाशी ले रहा है, अचानक आखिर में उसकी जेब से एक चीज़ बाहर निकलता है और कहता है जिंदा कारतूस है ये। अब जामा तलाशी हो गई, इस कैरेक्टर से सवाल जवाब हो गया, बैग भी बरामद हो गया, इसका भी अब सीन खत्म। 2 कैरेक्टर 2 सीन लोकेशन पर खत्म हो चुके हैं, शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिर आपसे कह रहा हूं कि बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहले शख्स की जामा तलाशी ली गई थी उसमें से भी एक कारतूस, जो दूसरे शख्स की ली गई उसके जेब में से भी एक जिंदा कारतूस, तो इन दोनों के पास एक एक कारतूस बरामद हुआ। अब ये दूसरा बंदा भी, जो दूसरा क्रिमिनल चोर, ये भी अब जमा हो गया, जब्त हो गया। पुलिस वाले कहते हैं चलो इसको अब ले जाओ। तो इस कहानी के 2 कैरेक्टर की शूटिंग पूरी हो गई है, अब उनका इस फिल्म में कोई रोल नहीं है, अब वो वहां से निकल चुके हैं कैमरे के बाहर। अब तीसरे कैरेक्टर की शूटिंग बाकी है, लोकेशन थोड़ा सा यहां भी चेंज है, बहुत ज्यादा नहीं है, पहले से नजदीक दूसरे वाले का, दूसरे के करीब तीसरे वाले का। अब दूसरे को विदा करने के बाद पुलिस वालों की आवाज आती है चलो अब वो पहुंचते हैं तीसरे कैरेक्टर के ऊपर। कमाल है उस तीसरे का भी, आराम से बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, चारों तरफ पुलिस वाले, हाथ में पिस्टल है, हथियार है, पैर में गोली लगी है, तीनों को जमीन पर बेपरवाह बेफिक्र लेटा हुआ है, सर के नीचे हाथ डालकर। इत्तेफाक से जो शूटिंग में दिख रहा है वो ये कि उसके पास भी बराबर में एक बैग रखा हुआ है। अब वो पहुंचता है, मुझे लगता है कि अब तक के जो 2 कैरेक्टर थे जो उन्होंने अपने डायलॉग अदा किए, उन सब में सबसे बेहतर ये तीसरा अदाकार था, ये तीसरा क्रिमिनल या चोर। क्या फटाफट इसने, जैसे ही पुलिस वाले ने पूछा सिर्फ, और उसने क्या जवाब दिया, अपनी ओपनिंग लाइन आप भी सुनिए, जरा सी झलकी ओपनिंग लाइन सिर्फ उसकी, कि वो उससे पूछता है हाँ भाई नाम बता, और वो किस कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगा कि पूरा डायलॉग उसने ना मालूम कितनी बार रटा होगा ये बोलने से पहले। सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले हैं, भगवानपुर में हमारा घर है। अब इसके बाद पुलिस वाले फिर वही 2 सीन वाला लगभग रिपीट है मामला, डायलॉग भी सेम है, सीन भी एक ही जैसा है। ये भी लेटा हुआ है, इसके बराबर में भी एक बैग है, उस बैग को भी इसी से खुलवाया जाता है, कहा जाता है खोलो, उस बैग से भी एक लगभग ऐसी एक पॉलीथिन निकलती है, उसमें से भी चोरी का माल निकलता है, और पूछा जाता है, वो एक्सेप्ट करता है, सब कुछ हो गया। अब बारी थी उसको फिर से, पहले लेटा हुआ था, फिर बिठाया और अब खड़ा करने की, क्योंकि लास्ट में जामा तलाशी होनी है, इस पूरे फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ यूं ही है। तो अब उसको खड़ा किया गया, फिर 2 पुलिस वालों ने, चूंकि पैर में गोली लगी हुई है, सहारा देकर उसको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद अब उसकी जामा तलाशी ली जाने लगी। अब जामा तलाशी हो रही है, देखिए कैसे हो रही है, विथ डायलॉग। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ के रहने वाले हैं, भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ, खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। ये तुमने चोरी किया था? जी। कब चोरी किए थे? ये चोरी हुआ था इतवार को दोपहर में। चलो इसको खड़ा करो, इसकी जामा तलाशी खड़ा करो। तो इसकी भी जामा तलाशी हो गई, भाई के भी जेब से मोबाइल, पैसे सब मिले, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी भी जेब से एक जिंदा कारतूस मिला। तो कुल मिलाकर इन तीनों कैरेक्टर की कहानी ये कि तीनों जमीन पर लेटे हुए जब फ्रेम खुला, लाइट कैमरा एक्शन शुरू हुआ, तीनों के पास एक एक बैग, तीनों ने बैग खोला, तीनों के बैग में पॉलीथिन, उस पॉलीथिन में चोरी का माल, और तीनों की जेब से एक एक जिंदा कारतूस, जबकि इन तीनों में से कट्टा जो फ्रेम में दिख रहा है वो दूसरे नंबर वाले के बराबर में रखा हुआ था, सर्किल बनाकर। बाकी दोनों के पास से कोई कट्टा और गन बरामदगी नहीं दिखाई, लेकिन तीनों की जेब से एक एक कारतूस जरूर बरामद हो। अब जेब में रखकर ये कारतूस तीनों घूम रहे हैं। खैर, अब इसके बाद यहीं पे शूटिंग पूरी होती है, और शूटिंग पूरी होने के बाद तीसरे को भी जब्त या जमा कर दिया जाता है, यानी अरेस्ट, और उसके बाद वहां से ये लोग निकल लेते हैं। अब निकलने से पहले शूटिंग पूरी हो चुकी थी, तो अब डायरेक्टर साहब को कहानी भी सुनानी थी, जो भी उस ऑपरेशन को वहां पर लीड कर रहे थे। तो फिर एक कैमरे पर बाकायदा जब शूटिंग पूरी हो गई तो वो कहानी सुनाई जाती है। तो मैं वो कहानी सुनाऊं, उससे अच्छा है कि पुलिस वाले भाई साहब से भी पूरी कहानी सुन ली जाए कि ये शूटिंग किस लिए चल रही थी, यहाँ क्या हो रहा था, तो उनकी भी कहानी सुनी। ये रविवार की सुबह जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे एक चोरी हुई थी, जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था। इसी में महंत जी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी। जब वो दिल्ली से वापस आए
और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये वहीं के कर्मचारी थे, जिनका राकेश, गोलू और विक्की नाम था और जो अन्य 3 थे इनके साथी थे वो भी यहीं पे काम किया करते थे और इनके द्वारा कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। और जो आज है ये लोग उस जो लूटा हुआ सामान था उसको बांटने की उसमें थे ये लोग और उसी में पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें इस पे दबिश देकर के ये कार्रवाई की गई। तो आपने सुन ली। कुल मिलाकर कहानी ये थी कि वाराणसी के मशहूर प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत साहब के घर चोरी हो गई थी और इस चोरी के दौरान उनके घर से 100 साल पुराने हीरे, जवाहरात और माणिक, ये सारी चीजें चोर चुरा कर ले गए। इसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरों के बारे में पता चला। उसमें पता चला कुछ तो उन्हीं के घर के मुलाजिम थे। फिर पुलिस ने जाल बिछाया। फिर पुलिस के हिसाब से उनको ये खबर मिली कि ये लोग वाराणसी के ही एक देहात के सुनसान इलाके में रात को अपना चोरी का माल बांटने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस टीम मुखबिर की खबर पर वहां पहुंचती है। इसके बाद मुठभेड़ होता है, यानी इनकाउंटर। इस एनकाउंटर में 3 लोगों को पैर में गोली लगती है, बिल्कुल सही निशाना घुटने के नीचे, एक के बाएं पैर में, 2 के दाएं पैर में। तीनों के पैर पे कपड़े बंधे हुए हैं। 3 जो है इनकाउंटर के डर से सरेंडर कर देते हैं, तो 6 लोग पकड़े गए और उस इनकाउंटर के बाद ही ये फिल्म शुरू हुई। हर चीज अपनी जगह पर, तीनों लेटे हुए हैं घायल, पहले ही कपड़े बांधे जा चुके हैं। उसका कहा गया लेट जाओ, बैग सबके वहीं पर रख दिए गए। पुलिस वाले ने खोला भी नहीं। अब जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन शुरू हुआ, पुलिस वालों ने डायलॉग मारा। उसके बाद इनसे बैग खुलवाया गया, चोरी के सारे माल एक साथ बरामद हो गए और फिर तीनों को ले जाया गया। ये आफ्टर एनकाउंटर की तस्वीर और कहानी थी।